जानवरों का चारा दाना निपटाते हुए सरना को काफी देर हो गई थी। उसने भल्लू चौधरी की गौशाला में ताला ठोंक कर झटका दिया और मुट्ठियां बगलों में दबा लीं। एक पल को उसे बड़ा अच्छा लगा। सोचने लगा कि अब रात अपनी है। पुआल के बिछावन में पुरानी रजाई ओढ़ कर लेटेगा तो छमिया की याद थोड़ी गर्मी दे जाएगी और वह मीठी नींद सो जाएगा। सरना को छमिया के गदराए बदन की याद आती थी, पर हर समय तो छमिया उसकी बाहों में हो नहीं सकती। चौधराइन ने सरना को बाहर की कोठरी की चाबी देते वक्त लकड़ी निकालने को कहा था और कहा था कि अगले दिन बेचेंगे। अच्छा यह रहा कि घर पर चौधरी नहीं थे। चौधराइन ने दोपहर को पेट भर बढ़िया खाना करा दिया था। वह भी दोनों वक्त का एक ही बार में खा गया था। खाता न तो करता भी क्या। छमिया खाना तो ठीक बनाती थी, पर बढ़िया कचौड़ी, रायता, 2 से 2 सब्जियां और खीर उसे कहाँ बनानी आती थी। चौधरी ने 2 दिन पहले रतजगा किया था। उसके लिए कई दिन खाने लायक खाना बचा था। चौधरी किसी स्वामी को छोड़ने उनके आश्रम 250 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी में गए हुए थे। चौधरी घर में होते तो चाहे कुछ भी बनता, सरना को सूखी रोटियां और बासी साग ही मिलता। वह मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा होता अगर चौधरी 5 से 7 दिन बाहर ही रहते। सरना ने दरवाजे की कुंडी खटकाई। चौधराइन ने दरवाजा खोला। सरना को लग रहा था कि चौधराइन कुंडी खोलते वक्त गुनगुना रही थीं। चौधराइन ने उस समय टाइट ब्लाउज पहन रखा था। सरना कुछ सोचता सा खड़ा था कि सामने खड़ी चौधराइन ने कहा, लाओ चाबी। और हाँ, कुछ लकड़ियां यहां भी डाल दो, बड़ी ठंड है। मैं भी जला लूंगी। हीटर से कहाँ काम चलता है। हमेशा स्वेटर, शॉल वगैरह से लदीफदी गुड़िया को उस समय इतने कम कपड़ों में देखने की बात सरना सपने में भी नहीं सोच सकता था। इन्हें इतने कपड़े पहनने के बाद भी ठंड क्यों नहीं लग रही है, वह सोचने लगा, पर बेचारी बूढ़े साहूकार के फंदे में फंस गई। यह किसी और गर्मी की तलाश में है। जब तक सरना लकड़ी लाया तो पानी की बूंदाबांदी बौछार में बदल गई थी। भीगने से बचने के लिए उसे तकरीबन दौड़ना पड़ा। शुक्र था कि चौधराइन किवाड़ खोले ही खड़ी थीं। बरामदे में लकड़ियां रख कर उसने चेहरे और नाक का पानी पोंछते हुए हाथ एक ओर झटका। चौधराइन ने उसकी ओर देखा तो हंस पड़ी। अरे, तुम तो अच्छे खासे भीग गए, पानी में जो जाएगा वह भीगेगा ही, कहते हुए सरना कुड़सा गया। वह सोचने लगा, पैसे वालों को गरीबी का मजाक उड़ाने में शायद कुछ खास मजा आता है। वह तो ठीक है, लेकिन अब तुम रात कैसे काटोगे। चौधराइन ने खूंटी पर टंगे पति के एक पुराने कुर्ते की ओर इशारा करके कहा, यह तो तुम्हारे बहुत ढीला होगा, पर पहन लो और वह रही लूंगी। सरना को यह बात कुछ जंची नहीं, पर ठिठुरने के बजाय यही ठीक रहेगा, यही सोचकर उसने कुर्ता उतार लिया। अब चौधराइन अंदर की ओर चली गई थी। लुंगी और ढीला ढाला कुर्ता पहनते हुए सरना को लगा कि चौधराइन उसे देख रही हैं। सरना को अजीब लग रहा था। वह सोचने लगा कि इन कपड़ों में तो वह जोकर लग रहा होगा। खैर, कौन इतनी रात में देखेगा। सरना ने आवाज दी, किवाड़ बंद कर लीजिए, मैं जा रहा हूं। मैंने बरामदे में लकड़ियां जला दी हैं। आप यहां बैठ कर आग सेंक सकती हैं। तभी खाने की थाली लिए आती चौधराइन ने कहा, अजीब बात है। पानी बरस रहा है, फिर भीगना है क्या। खाना खा लो, शायद तब तक पानी रुक जाए। घर में छाता भी नहीं है। चौधरी साहब छाते को अपने साथ ले गए हैं। यह तो मुंहमांगी मुराद थी सरना के लिए। वह खाता जाता था और चौधराइन की खूबसूरती की दिल ही दिल में तारीफ भी करता जा रहा था। तब तक बरामदे की लकड़ियां जलने लगी थीं। उसे भी गर्मी महसूस हो रही थी। सरना को लग रहा था कि यह वाकई बड़ी नेक औरत है। इसे बूढ़े चौधरी के पल्ले बांधकर कुदरत ने इसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। अब तक औलाद का मुंह तक नहीं देखा बेचारी ने, जबकि ब्याह हुए 7 से 8 बरस गुजर गए हैं। चौधरी ने इसीलिए किसी पोंगापंथी स्वामी को बुलाकर बच्चे देने की मन्नत मांगी थी और भंडारा किया था। सरना खाना खाकर हाथ मुंह धो चुका था, पर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टे बारिश तेज होती जा रही थी। आग के पास हाथ पैर सेंक कर सरना ने कहा,
अब मैं चलूंगा मालकिन। इतनी रात को अकेली चौधराइन के पास सूने घर में रुकने का सरना का मन था, पर जानता था कि पकड़ा गया तो उसका घरबार सब जला दिया जाएगा, इसीलिए उसे वहां से जाने की उतावली हो रही थी। चौधराइन ने नीचे से ऊपर तक उसे गौर से देखते हुए कहा, बहुत अच्छे। पानी में भीगकर बीमार पड़ने का इरादा है क्या? ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। तुम्हारे घर में दवादारों के लिए भी बहुतेरे लोग बैठे हैं, न जाऊं तो करूं भी क्या? यहां बैठने से तो रात कटनी नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अपने दिल की बात झिझक के साथ सरना ने कह दी। यह घर छोटा है न? यहां ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं है न? अरे सरना, यह घर तो रहने वालों के लिए तरसता है। यहां कमी भी किस बात की है? दुनिया के कहने सुनने की चिंता है? क्या मैं तुझे वैसी लगती हूं? सच कहना। नहीं, आप तो बड़ी नेक और रहमदिल हैं। मैं औरतों के मामले में आपकी मिसाल देता हूं। आपका अंग अंग संगमरमर का सा सफेद है, छूने पर मखमली होगा। सुंदरता की खान। चौधरी के बुढ़ापे का जब आपसे मेल करता हूं तो मन करता है कि आपके कदमों पर माथा झुका दूं। मालकिन, छोटी सी उम्र में मैंने भी काफी दुनिया देखी है। पहले मैं लुधियाना गया था। वहां मेरे बूढ़े लालाजी की जवान बीवी मेरे देखते देखते ही अपने यार के साथ चंपत हो गई थी। लगता था जैसे सरना की बात बांध तोड़कर नदी की तरह बह निकली थी। चौधराइन ने आग और तेज करते हुए सिसक कर सरना की ओर आते हुए कहा, और क्या देखा? सरना को लगा जैसे उनके चेहरे पर कुछ और लाली आ गई है और आंखों में नशा सा छा गया है। वे बात करने में कुछ कुछ अटकने सी लगी हैं। उसने लाला और यार की कहानी 2 से 4 बातों में बता दी कि कैसे उसने ही उन्हें कमरे में साथ सोते देखा था। बात करते करते चौधराइन इधर उधर चौकन्नी निगाहों से देखती भी जा रही थी, मानो दीवारों के कान होने पर उन्हें यकीन होता जा रहा हो। सरना को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की उठी मछलियों पर चौधराइन की नजरें गड़ी हैं। वे बोली, सरना, यही तो वहम है। दुनिया भी यही जानती है। पर तुम सब अपने को मेरी जगह रख कर सोचो। क्या धनदौलत से जवानी के जोश को दबाया जा सकता है? सच तो यह है कि ये सब देह की भूख को और बढ़ाने वाले हैं। कई बार सोचती हूँ कि मैं एक गरीब घर में होती। शाम को मेरा आदमी काम करके पसीने से लथपथ आता। मैं पंखे से उसको हवा करती और वह सिर्फ मेरा होता, इन बही खातों का नहीं। घर में नन्हे मुन्ने किलकते, मैं निहाल हो जाती। ये सोने चांदी के गहने मेरे पैरों में बड़ी माया की जंजीरें हैं। इनसे मेरा दुख बढ़ता है, कहकर उन्होंने सरना पर एक निगाह डाली।